हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दृष्टि की जो डेली न्यूज़ करंट अफेयर है और 18 अक्टूबर 2023 का। और आज हम सबसे पहले न्यूज़ में देखेंगे कि जो कल हमारा एक न्यूज़ आया था, कल के न्यूज़ में या परसों की न्यूज़ में, शायद परसों की न्यूज़ में था। तो उसमें हम जान रहे थे दुर्लभ मृदा तत्व के बारे में कि दुर्लभ मृदा तत्व होते क्या हैं, और इसके बारे में हम जान रहे थे कल के जो परसों का हमारा न्यूज़ था। और उसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि मतलब ये किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। और उसी के बारे में आज पहली न्यूज़ है हमारी, दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट REE इसको हमने बताया था। और ये जो है आपके जो दुर्लभ मृदा तत्व है, और आवर्त सारणी में 17 तत्वों की एक श्रेणी है, और जिसमें इट्रियम और स्कैंडियम, इट्रियम और स्कैंडियम के साथ में 15 नंबर पर लैंथेनाइड समूह के तत्व में शामिल है। इसके गुण और अनुप्रयोग दोनों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गुण इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं हम। और इसका एक गुण है कि अद्वितीय चुंबक और दीप्त जो होता है, ये दीप्त होता है। और वैद्युत रासायनिक गुण भी इसमें पाया जाता है कि मतलब ये जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, तो मैग्नेटिज्म इसके अंतर्गत पाया जाता है। और उच्च घनत्व वाले गलनांक चालकता मतलब हाई कंडक्टिविटी पाई जाती है। और तापीय प्रवाहकत्व मतलब थर्मल कंडक्टेंस जो पाया जाता है, कंडक्टेंस पाया जाता है। और ये भी मतलब इसके अंतर्गत मतलब होता है। तो मतलब इसमें उच्च घनत्व पाया जाता है, गलनांक भी उच्च होता है, चालकता भी इसमें काफ़ी ठीक-ठाक मात्रा में होती है, मतलब हाई। और तापीय प्रवाहकत्व जो है उसका मतलब टेम्परेचर जो उसने टेम्परेचर को मतलब इतने टेम्परेचर तक इसको विद्युत को प्रवाहित कर सकता है, मतलब ये भी इसमें उच्च है। और त्रिसंयोजक आवेश भी इसमें पाया जाता है, +3 जो आवेश पाया जाता है इसमें पाया जाता है। ठीक है। अनुप्रयोग इसमें देख सकते हैं, अनुप्रयोग इसके हैं लाइट्स, स्क्रीन तथा कांच में इसका उपयोग किया जाता है। लाइट्स को विभिन्न प्रकार की उत्प्रेरक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील मिश्र धातुओं में इसका उपयोग किया जाता है। रक्षा एवं ऊर्जा के क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके प्रकार होते हैं हल्के और भारी, दो प्रकार का पाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी श्रेणी है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि लाइट जो रेयर अर्थ और जो मतलब पाए जाते हैं आपके, और उसके बारे में जानते हैं कि मतलब और हैवी, मतलब जो लाइट होते हैं और हैवी दो प्रकार के होते हैं, हल्के और भारी। दोनों तत्वों में देख सकते हैं आप, यहाँ पर लैंथेनम पाया जाता है, सीरियम पाया जाता है। ये आपका है प्रेशियोडाइमियम, ठीक है, नियोडाइमियम। और आपके पाया जाता है समारियम और यूरोपियम, गैडोलिनियम। इतने आपके जो पाए जाते हैं लाइट मतलब जो हल्के तत्व होते हैं। और हैवी में टर्बियम पाया जाता है आपका, डिस्प्रोसियम डिस्प्रोसियम पाया जाता है, होल्मियम पाया जाता है, इर्बियम पाया जाता है, थूलियम पाया जाता है, यट्रिबियम यट्रिबियम पाया जाता है, और ल्यूटेटियम पाया जाता है, यट्रियम पाया जाता है। इतने तत्व आपके पाए जाते हैं मतलब हैवी में। और ये पाए जाते हैं आपके हल्के, जो इसको लाइट कहते हैं। प्राथमिक स्रोत इसके क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कार्बोनाइट विश्व में सर्वाधिक जो आरी तत्व है, मृदा का जो तत्व पाया जाता है REE, जिसमें निक्षेप मौजूद रहते हैं। और कार्बोनाइट जो पाया जाता है इसके अंतर्गत मतलब इसी में अवशोषण के रूप में पाया जाता है, मतलब इसमें निक्षेपित रहता है। और क्षारीय आग्नेय प्रणाली एक होती है, इसके अंतर्गत भी ये स्रोत है इसका। इसमें असामान्य आग्नेय शैल प्रकारों का एक समूह शामिल है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सापेक्ष सिलिका की कमी होती है। और आयन अवशोषण, मृत्तिका निक्षेप भी पाया जाता है इसमें। दक्षिणी चीन जो है आपका, दक्षिणी चीन सागरीय क्षेत्र है,
और दक्षिणी चीन की जो भूमिगत जो भूमि है वहाँ पर भारी जो मृदा दुर्बल तत्व होता है वो पाया जाता है, दुर्लभ तत्व पाया जाता है। और मोनोजाइट, जेनोटाइप, बेरिंग प्लेशर निक्षेप भी पाया जाता है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्व जो पाए जाते हैं और थोरियम का प्रमुख स्रोत है ये मोनोजाइट, जेनोटाइप और बेरिंग प्लेशर निक्षेप। ये तकनीकी है जो ये जो तत्व हैं ये पाए जाते हैं भारत में। और उसके बाद में हम जानते हैं इसके जो मुद्दे कौन कौन से हैं। इसका उपयोग हमने अनुप्रयोग देख लिया, उसके संबंधित कुछ मुद्दे हैं पर्याप्त रूप से उपलब्ध, लेकिन निष्कर्षण उपयोग आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है। मतलब इनका निष्कर्षण करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसको मतलब व्यवहारिक तौर पर इसको निकाला बहुत ही मुश्किल से जा पाता है, मतलब निकाल नहीं पाते हैं। ग्रेड के संबंध में भारतीय संसाधन काफ़ी कमज़ोर हैं। मतलब ग्रेड के संबंध में रेडियोधर्मिता से बंधा हुआ निष्कर्षण लंबा, जटिल और महंगा है। मतलब यहाँ पर तकनीकी नहीं है उतनी, यहाँ पर विकसित नहीं है कि इसका मृदा जो तत्व है इसका मतलब इसका निष्कर्षण, मृदा दुर्लभ तत्व है जो इसका निष्कर्षण किया जा सके। तो निष्कर्षण करने के लिए इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, हाई मशीनरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये मतलब निकल पाएगी। इसीलिए महंगा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारी तकनीकी कार्य करने लगती है और अग्रसर हो जाती है उस क्षेत्र में हमें चीज़ें सस्ते तौर पे मिलने लगती हैं। तो भारी REE निष्कर्षण योग्य मात्रा में उपलब्ध है नहीं, मतलब इतना ज़्यादा कहीं पर इकट्ठा है नहीं कि जहाँ पर मतलब अच्छे से निकाला जा सके, और कहीं थोड़ा कहीं थोड़ा कहीं थोड़ा मतलब विभाजित कणों में पाया जाता है ये, इसीलिए इसका मतलब निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। चीन का एकाधिकार कुल 60% चाइना में पाया जाता है और इसीलिए वो इस पर एकाधिकार बनाए हुए हैं। वर्ल्ड रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ बाय प्रिंसिपल कंट्रीज, मतलब कौन कौन से देश है जहाँ पर रिजर्व है। वर्ल्ड में टोटल पाया जाता है लगभग 1,20,000, ठीक है, टन। और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है 3,300, ब्राज़ील में पाया जाता है 22,000, मतलब ब्राज़ील में पाया जाता है 22,000, और कनाडा में आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो दुर्लभ मृदा तत्व की मात्रा है, वियतनाम, थाईलैंड, मेडागास्कर, इंडिया में भी मतलब ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है। तो जब हम अगली न्यूज़ देखते हैं कि जो विधेयकों को, मतलब जो हमारी अगली न्यूज़ है, विधेयकों को धन विधेयक घोषित करने पर चुनौती पर उच्च न्यायालय की जो सुनवाई है ये आ चुकी है। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास कुछ क्या मुद्दा रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, धन विधेयक और भारत की समेकित निधि विधेयकों के प्रकार, इन सभी से हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेंस के लिए हमारे पास है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान तो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। उसकी विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और न्यायिक समीक्षा हमें मतलब आवश्यकता पड़ेगी पढ़ने की। मेंस के लिए चर्चा में क्यों है, ऐसा कारण है, मतलब क्यों चर्चा में रहा ये महत्वपूर्ण बिंदु। भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में धन विधेयक के रूप में महत्वपूर्ण संशोधनों को पारित करने के तरीके से संबंधित एक संदर्भ को प्राथमिकता देने के अनुरोध को संबोधित किया है। अर्थात बात यह है कि जो भारत की मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने अपने साथ में 7 अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी खंडपीठ ने मतलब केंद्र सरकार द्वारा संसद में धन विधेयक के रूप में महत्वपूर्ण संशोधनों को पारित करने के जो तरीका है, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण जो पारित किए जाते हैं बिल, विधेयक, उनको जो पारित करने का तरीका है इसके संदर्भ में प्राथमिकता देने के अनुरोध को संबोधित किया है कि मतलब आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। धन विधेयक के रूप में पारित चुनौतियां कुछ हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। क्या चुनौतियां रही हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम, PMLA संशोधन। वर्ष 2015 के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के
किए गए संशोधनों से प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक शक्तियां प्रदान की, जिसमें गिरफ्तारी करने और छापेमारी करने का अधिकार भी शामिल है। प्राथमिक चिंता इन संशोधनों को धन विधेयक के रूप में पारित करना है और जिससे उनकी वैधता और संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। वर्ष 2015 के बाद धन शोधन अधिनियम जो है हमारा, इससे प्रवर्तन निदेशालय जो था उसको अधिक आवश्यकता से अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गई, जिसमें गिरफ्तारी और छापेमारी का भी अधिकार उसको शामिल कर दे दिया गया। और प्राथमिक चिंता इन संशोधनों को धन विधेयक के रूप में पारित करना है और जिससे उनकी वैधता और संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञ और याचिकाकर्ता सवाल करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण परिवर्तनों को संसद के दोनों सदनों से जुड़ी मानक विधायी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। अगर महत्वपूर्ण विधेयक है तो उसके लिए भाई देखो दोनों प्रक्रियाएं पालन होना आवश्यक है। ये तो ऐसा तो होना ही चाहिए। जहाँ भी जाना, जैसे लोकसभा से अगर पारित होता है तो राज्यसभा में जाना चाहिए, अगर राज्यसभा से पारित होता है तो लोकसभा में जाना चाहिए। वित्त अधिनियम 2017 का है। वित्त अधिनियम 2017 को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत एवं पारित किया गया, जिससे इस विधायी प्रक्रिया के उचित उपयोग के विषय में चिंताएं बढ़ गई हैं। आरोप है कि अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है उसके सहित इन दोनों सहित 19 प्रमुख न्यायिक अधिकरणों के में नियुक्तियों में बदलाव करना है। ये सभी जितने भी 19 हैं न्यायाधिकरण, उनमें बदलाव करना, ऐसा माना जा रहा है कि उनमें बदलाव करना इनका उद्देश्य है। आरोप है कि वर्ष 2017 में धन विधेयक को विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना न्यायाधिकरणों पर कार्यकारी नियंत्रण बढ़ाने को लेकर जानबूझकर किया गया एक प्रयास था। अधिनियम के पारित होने के साथ साथ ऐसे बदलाव भी हुए जिनसे इन प्रमुख न्यायिक निकायों में कर्मचारियों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव को कम कर दिया गया। लोगों के पास जो योग्य लोग थे उनके पास इतनी योग्यताएं ना होने के बावजूद उनको नियुक्त किया जा रहा है, ऐसा हो गया। और उनके पास जो अनुभव था कार्य करने का, जैसे 10 साल का या 25 साल का या 21 साल का अनुभव होता है, तो उसको भी कम कर दिया गया है। चलो ठीक है, काम चलाओ, इतने साल का अनुभव है, ठीक है, काम करने के लिए जो भी जितना योग्य होना चाहिए बस। आधार अधिनियम वर्ष 2016 का, आधार कार्ड सभी का बना होगा, इसके बारे में आप नियम जान लीजिए। वर्ष 2016 में स्टार्ट किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में सरकार के पक्ष में एक निर्णय सुनाया था और आधार अधिनियम को संशोधन के अनुच्छेद 110 के तहत क्या बता दिया था? अनुच्छेद 110 के तहत आधार जो अधिनियम था आपका, इसको वैध बता दिया था कि ये वैलिड है, इसको मंजूरी भी दे दी गई थी धन विधेयक के रूप में, ठीक है। और सरकार ने तर्क दिया था क्योंकि आधार के माध्यम से वितरित सब्सिडी भारत के समेकित कोष से आती है, जितनी भी आपको सब्सिडी दी जाती है वो भारत के संचित निधि जो है उसके कोष से आती है, इसलिए कानून को वैधानिक तौर पर धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसने कानूनी और कार्यविधि संबंधी प्रश्न उठाए। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई भी सब्सिडी आती है, ठीक है, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि आपके पास जो भी सब्सिडी आ रही है, इसलिए चलो ठीक है ये धन विधेयक के रूप में है, चलो ठीक है, इसको हमने वायलेट कर दिया, वैधता दे दी कि धन विधेयक है। भाई देखो, धन विधेयक को जो होता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही उसको बताते हैं ये धन विधेयक है अथवा नहीं। अब ये लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, तो उन्होंने इसको डिसाइड कर दिया कि चलो ठीक है ये धन विधेयक है। और धन विधेयक पारित होने के बाद में तत्कालीन नहीं थे, 2016 में नहीं थे, तत्कालीन उस समय कोई और रहे होंगे, और उन्होंने जो भी डिसाइड किया होगी चलो ठीक है ये धन विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है धन विधेयक है। उन्होंने इसी आधार पर कहा कि लोगों को सब्सिडी जो मिलती है उस आधार पे ये धन विधेयक है, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि धन विधेयक केवल लोकसभा के लिए होते हैं, ऐसा तो माना जाता है, ऐसा होता ही है, ये तो हकीकत है, और राज्यसभा के प्रभाव को सीमित करते हैं। जो धन विधेयक होता है तो लोकसभा से स्टार्ट होता है, लोकसभा में स्टार्ट हुआ, लोकसभा में पारित होने के बाद में
राज्यसभा के 14 राज्यसभा को जाता है 14 दिन के लिए। 14 दिन के अंदर अगर वो अपने हाँ या ना का जो भी जवाब देता है, चलो ठीक है, नहीं तो लोकसभा का जो धन विधेयक होता है वो पारित हो जाता है। मुख्य कार्य कहाँ पर होता है? केवल और केवल लोकसभा में। लोकसभा में कार्य होता है बस। उसके बाद में राज्यसभा को यहाँ पर सीमित होना पड़ता है, राज्यसभा का यहाँ पर मतलब कार्य नहीं होता है। हाल ही में सीजाई ने अधिक व्यापक समीक्षा के लिए कहा है, मतलब कहा कि इस पर एक पीठ का निर्माण किया जाए और अधिक से अधिक जो आपकी पीठ है उसका निर्माण किया जाए, और जिससे समीक्षा की जा सके इस चीज़ की कि मतलब ये सही है या नहीं। पीएमएलए, आधार अधिनियम और ट्रिब्यूनल सुधारों की संवैधानिकता पर स्पष्टता और वृहद पीठ जो हमारी है, लार्जर बेंच के निहितार्थ ये हैं कि मतलब ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए, और यह निर्धारित करना कि क्या इन कानूनों को सही तरीके से धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था अथवा राज्यसभा की जांच को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। मतलब राज्यसभा की जांच ना होने पाए इसलिए किया गया था, या सही था ये तरीका कि मतलब ये जांच धन विधेयक ही थे। इस बात का समाधान करना कि क्या ये वर्गीकरण कानूनी रूप से सही थे, निगरानी से बचने के लिए रणनीतिक चालें थी। मतलब उन्होंने मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बेंच जो कह रही है कि कहीं ये इस बात का समाधान नहीं था कि वर्गीकरण जो कानूनी रूप से बच जाए, और अगर कानूनी रूप से बच जाएगा तो लोकसभा से पारित हो जाएगा। लोकसभा में जिस बहुमत दल की सरकार, मतलब जिस दल की सरकार है वही दल क्या करेगा, अपना बहुमत मतलब डालेगा, और जिस बहुमत से पास हो जाएगा राज्यसभा में, तो उनके मतलब मेंबर उतने ज़्यादा एक्टिव है नहीं। राज्यसभा में भाई सभी के मेंबर अलग से नियुक्त किए जाते हैं। कुछ लोग 10-12 लोग ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति भी मतलब मनोनीत करते हैं, ऐसे लोग भी वहाँ पर रहेंगे। तो वहाँ पर उनकी मतलब उस जो विधेयक वहाँ पर धन विधेयक बनाया जा रहा है, उसकी जो कहीं मतलब सुनवाई गलत तरीके से या उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए कहीं इन लोगों ने तो ऐसा नहीं कर दिया कि लोकसभा में ही पारित कर दिया, चलो ठीक है हो गया, ऐसा नहीं। मतलब ये भी इस पीठ ने कहा है, जो भी आपकी सात जो मतलब न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई उसके अंतर्गत। वृहद पीठ के बीच इस बहस से इस बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है कि न्यायपालिका धन विधेयक के रूप में उपायों को न्यायपालिका धन विधेयक के रूप में उपायों को नामित करने के संबंध में अध्यक्ष के निर्णयों पर किस हद तक जांच कर सकती है। कि न्यायपालिका अध्यक्ष जो है, ठीक है, जो अध्यक्ष हैं वो किस हद तक इनकी जांच कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के निर्णयों की जो लोकसभा अध्यक्ष, परिभाषा क्या है धन विधेयक की? धन विधेयक एक वित्तीय कानून है जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। संवैधानिक आधार, संवैधानिक आधार क्या है इसके विषय में? अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 में क्या किया गया है? किसी विधेयक को धन विधेयक समझा जाता है यदि वह अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 क्लॉज ए से जी में निर्दिष्ट विशेष मामलों, विशेषकर कराधान, सरकार द्वारा उधार लेना, भारत की संचित निधि से धन के विनियोग से संबंधित होता है। तो अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 जी के अनुसार अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 जी के अनुसार अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 ए क्लॉज एफ में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि से जुड़ा कोई मामला धन विधेयक हो सकता है। ऐसा मतलब अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 में कहा गया है, मतलब अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 क्लॉज जी में ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 क्लॉज ए से एफ तक में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि से जुड़ा हुआ कोई भी मामला धन विधेयक हो सकता है। ऐसा संविधान में मतलब वर्णित है। अनुच्छेद के संविधान के जो अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। मतलब 110 क्लॉज 3 के अनुसार ऐसा कहा गया है, संविधान में ही कहा गया है कि अगर कोई भी धन विधेयक को
अगर लोकसभा अध्यक्ष कह दे कि ये धन विधेयक है, तो वहाँ पर उसका निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद में किसी का भी निर्णय वहाँ पर नहीं मान्य होगा। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किंतु राज्यसभा उच्च सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा किसी धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती है, लेकिन उसमें संशोधन करने या उसे अस्वीकार करने की शक्ति उसके पास नहीं। मैंने आपको बताया था 14 दिन के लिए उसके पास है, वो माने या न माने उस पर अपनी असहमति नहीं व्यक्त कर सकता है। और होता क्या है कि राज्यसभा के पास ये अधिकार है ही नहीं कि मतलब उस पर कोई निर्णय गलत मतलब उसको सूचित करे कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, धन विधेयक मतलब ज़्यादा धन निकाला जा रहा है या कम धन निकाला जा रहा है, उसको सहमति देनी ही पड़ेगी। वो 14 दिन के अंदर वो चला जाएगा, पास हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ये फैक्ट आपके पेपर यूपीएससी में पूछा जा चुका है और इसको आप याद रखिए। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है नहीं, मतलब जॉइंट सेशन जो है और मतलब नहीं है। और क्योंकि इसमें मामला किसका है, लोकसभा का है, तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई रोल है नहीं। विधेयकों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं? साधारण विधेयक होता है, वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित होता है, मतलब वित्तीय मामलों से संबंधित ना हो, साधारण विधेयक कहलाएगा। धन विधेयक आप जानते हैं वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, जैसे करारोपण, सरकारी व्यय, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन और भारत की समेकित और आकस्मिक निधि से संबंधित मामले। और होता है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आप किस प्रकार से जानेंगे? वित्त विधेयक के बारे में हम जब जानते हैं कि वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, जो धन विधेयक से अलग होता है। वित्त विधेयक प्रकार एक मतलब दो प्रकार के होते हैं। ऐसा बिल जिसमें उधार लेने से संबंधित खंड होता है, लेकिन यह विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है। मतलब एक ऐसा खंड होता है कि उधार लेने से संबंधित है ऐसा, लेकिन ये ऐसा विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है। ये मतलब बिल नहीं होता है संबंध उधार लेने से संबंधित। लेकिन वित्त विधेयक प्रकार का जो सेकंड प्रकार का है, भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान धन विधेयक में वर्णित मामलों को छोड़कर। मतलब ये एक ऐसा वित्त विधेयक है जिसके अंतर्गत जो भारत की संचित निधि कोष है उससे संबंधित प्रावधान है, लेकिन जो भारत का धन विधेयक मतलब जो पास होता है उससे अलग ये है। जैसे जैसे कि मतलब फंड जो सरकारें होती हैं, सरकार चलाने के बाद में अंतिम समय में जब उनका व्यय खत्म हो जाता है तो उसको अलग से दिया जाता है। इससे संबंधित है वित्त विधेयक प्रकार का दूसरा प्रकार का। संविधान संशोधन विधेयक होता है एक प्रकार का, संविधान के प्रावधानों में संशोधित करने के लिए होता है। विधेयकों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि विधेयकों के प्रकार किस प्रकार, कहाँ कहाँ, कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। विशेषताएं कौन कौन सी इनके बारे में आप देख पा रहे होंगे। विधेयकों के प्रकार: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2 और संविधान संशोधन विधेयक। विशेषताएं: अनुच्छेद जिन सदनों में पेश किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में। साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में। और धन विधेयक जिसको आप देखेंगे बहुत अच्छे से, अनुच्छेद कौन सा है, साधारण विधेयक किस अनुच्छेद में है, 107 और 108 में। साधारण विधेयक 107, 108, साधारण 107, 108 साधारण है। 110 में धन विधेयक, अभी मैंने आपको बताया था 110 क्लॉज 1 क्लॉज ए से लेकर जी तक क्या है, धन विधेयक। उसके बाद में वित्त विधेयक प्रकार 1, 117 क्लॉज नंबर 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 1 में क्या है, वित्त विधेयक प्रकार 1। वित्त विधेयक प्रकार 2 117 क्लॉज 3 में है। और संविधान संशोधन विधेयक आपको पता होगा 368 आर्टिकल नंबर 368 में है। पेश करने से संबंधित कौन कौन से कहाँ कहाँ पेश किया जा सकता है इनको। साधारण विधेयक को लोकसभा राज्यसभा दोनों में, दोनों का मत होना अनिवार्य है। धन विधेयक को आपको बताया मैंने लोकसभा में केवल, और वित्त विधेयक प्रकार 1 केवल लोकसभा में, वित्त विधेयक प्रकार 2 दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ठीक है। और जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति आवश्यक है, लेकिन राज्य विधानमंडल नहीं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा
दोनों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन विधानमंडल में नहीं। जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है उनके नाम क्या है? मंत्री या निजी सदस्य साधारण विधेयक को पेश कर सकते हैं, और धन विधेयक को केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। कोई बाहर का सदस्य या किसी साधारण मनुष्य के द्वारा उसको पेश नहीं किया जा सकता है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक प्रकार एक मतलब मंत्री या किसी निजी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, और दूसरा प्रकार का जो वित्त विधेयक है वो भी पेश किया जा सकता है किसी निजी व्यक्ति के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा। अच्छा, जो संविधान संशोधन विधेयक है ये किसी मंत्री अथवा किसी निजी व्यक्ति द्वारा पेश किया जा सकता है। ये आपको पता था क्या पहले से? शायद पता हो तो आप कमेंट करिएगा, नहीं पता हो तो भी आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आवश्यक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको कोई निजी व्यक्ति भी क्या कर सकता है? पेश कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश किस में आवश्यक होती है, किस में नहीं? देखिए, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है, धन विधेयक में आवश्यक होती है, और वित्त विधेयक प्रकार एक में भी आवश्यक होती है। केवल विचार के लिए सिफारिश होती है वित्त विधेयक प्रकार 2 में, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति अपना सिफारिश दे, और नहीं सिफारिश देता है तो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा मिलकर पेश किया जा सकता है, उसको पास किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा द्वारा संशोधन या अस्वीकृति या संशोधित किया जा सकता है या अस्वीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, साधारण विधेयक है जो आपको राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है, अस्वीकृत भी किया जा सकता है। सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती धन विधेयक में, और जो वित्त विधेयक प्रकार 1 है उसमें आवश्यकता होती है, किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा उसको, और वित्त विधेयक प्रकार 2 में भी, और संविधान संशोधन विधेयक में भी राज्यसभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है। केवल एक ही धन विधेयक है जिसमें राज्यसभा संशोधन नहीं अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में गतिरोध के लिए संयुक्त बैठक कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर नहीं, इसको आप देख लीजिए। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है क्या? अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का गतिरोध होता है, आपसी मतभेद होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है साधारण विधेयक पर। ठीक है। धन विधेयक के मामले में रास्ता लोकसभा का साफ है, रास्ता केवल उसका दादा कौन है? लोकसभा। राज्यसभा से कोई विशेष मतलब है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कोई, जब दोनों के आपस में लड़ाई ही नहीं है तो फिर राष्ट्रपति तीसरे व्यक्ति का आना कोई मतलब नहीं, तो राष्ट्रपति यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो धन विधेयक में राष्ट्रपति कोई प्रावधान नहीं ला सकता। उसके बाद में मतलब कोई ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, संयुक्त बैठक नहीं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है संयुक्त बैठक वित्त विधेयक प्रकार 1 में और वित्त विधेयक प्रकार 2 में भी। वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2 दोनों में ही राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है अगर कोई मतभेद होता है तो। और जो साधारण विधेयक होता है उसमें बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2 और साधारण विधेयक, 3 विधेयक हैं आपके जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। जो 2 विधेयक हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इनके अंतर्गत जो राष्ट्रपति की है मतलब संयुक्त बैठक, इसको बुलाया नहीं जा सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की भूमिका कहाँ पर होती है? और देखिए, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या अस्वीकार कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है साधारण विधेयक। ठीक है। धन विधेयक को क्या होता है? राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता कि इस पर पुनः विचार कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के द्वारा ही धन विधेयक को लाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही धन विधेयक को लाया जाता है, पेश किया जाता है। इसीलिए पुनर्विचार के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार पहले से ही कह दिया। उन्होंने पूछा, लोकसभा ने पूछा कि धन विधेयक लाएं, तो आपने कह दिया ठीक है आप लाइए।
जो आपने मंजूरी पहले से दे दी है तो आप पुनर्विचार के लिए नहीं वापस कर सकते कि हाँ इस पर दोबारा विचार कर लीजिए कि ये गलत है सही है। आप इस पर या तो अस्वीकार कर दें या तो स्वीकार कर लें, दो ही आपके पास रास्ते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के पास। ठीक है, उसके बाद में जो वित्त विधेयक प्रकार 1 है इसको अस्वीकार कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, और स्वीकृति देना, पुनर्विचार के लिए भेजना, अस्वीकार नहीं कर सकते। कौन सा? वित्त विधेयक प्रकार 2। वित्त विधेयक प्रकार 2 में स्वीकृति दे दो या तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दो, आपको पास करना आवश्यक है, क्योंकि आपको वहां पर अस्वीकृत करने की मतलब जो अधिकार है नहीं दिया गया है। और जो आपका संविधान संशोधन विधेयक है उसमें स्वीकृति देना आवश्यक है और इसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता और वापस भी नहीं भेज सकता है। अर्थात ना ही इसको संविधान संशोधन विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है उसके बाद में राष्ट्रपति वहां पर नाम मात्र के लिए सिग्नेचर करते हैं, बस स्वीकृति देना ही पड़ेगा उनको, ऐसा मतलब संविधान में ही वर्णित है। कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लें। प्रीलिम्स के लिए धन विधेयक से के संबंध में कुछ कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। और किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो तभी माना जाएगा। क्या ऐसा है क्या? धन विधेयक में संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। धन विधेयक की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। यहाँ पर देखिएगा, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। विनियोजन निकालने से संबंधित होता है। ठीक है, विनियोजन मतलब उसका नियोजन, विनियोजन। ठीक है, इस पर गौर करिएगा। तो धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति के विनियमन से संबंधित। तो मैंने ये सब अभी आपको फैक्ट्स को बता दिया कि अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन, विनियमन से संबंधित तो होता है। धन विधेयक में जो भारत संचित निधि है उसके अंतर्गत आकस्मिकता, जो भारत की आकस्मिकता निधि है, संचित निधि है, दोनों ही निधियों को अभिरक्षा उपबंध होते हैं यहाँ पर कि कोई भी एक चवन्नी उसमें से निकाल नहीं सकता। ठीक है, आर्टिकल 366। ठीक है, तो 66 इन जो आर्टिकल्स हैं इनके अंतर्गत मतलब उसको दिया गया। यदि किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा? पर्याप्त संशोधन किया जाए तो लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक पर आगे बढ़ सकती है। ठीक है, यदि किसी धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाए, वर्ष 2013 में क्वेश्चन आया था ये, तो क्या हो सकता है कि लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक को आगे बढ़ा सकती है कि चलो ठीक है अभी नहीं तो कल बाद में पास करेंगे राज्यसभा। क्योंकि क्या है, किसी धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा अभी पर्याप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा? यदि किसी धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा? देखिए, राज्यसभा को पहली बात तो संशोधन करने का अधिकार तो है नहीं। ठीक है, तो अभी अगर कहती है कि चलो ठीक है अभी पास नहीं होना चाहिए तो वो क्या होगा, लोकसभा आगे इसको बढ़ा सकती है कि लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। क्या होता है, विधेयक अपने आप क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। 14 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसको स्वीकार ना करने की उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है राज्यसभा के पास, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। खाना तो खाना ही है एक तरह से, ऐसा चाहे जैसे खाओ। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को करना है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना एक बार फिर से चर्चा में है। इस पर मेंस में क्वेश्चन हमें लगता है कि पूछा जा चुका है। और ये जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है इसी का एक हिस्सा है।
और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, जम्मू कश्मीर का, हमारा लद्दाख का जो हिस्सा है उससे। और मेंस के लिए हमारे पास क्या है, मेंस के लिए हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है और क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। चर्चा में क्यों है हाल में, मतलब चर्चा में क्यों, विषय क्यों रहा ये, द हिंदू में मतलब ये आया था आपका आर्टिकल। महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के 10 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में चीन की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस विशाल परियोजना की शुरुआत वर्ष 2013 में करी थी चीन ने, और जिसका लक्ष्य वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को नया आकार देना है। लक्ष्य आप इसका जान लीजिए, और कभी पूछा भी जा सकता है कि वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को नया आकार देना चाइना क्या कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर चीन को देख पा रहे होंगे, और उसके जस्ट हमारा बगल में क्या है, भारत है, और ये सिंजियान प्रांत है इसका, और आप देख पा रहे होंगे ये, और ये होता हुआ जाता है पाकिस्तान होते हुए तेहरान, ईरान मतलब, और इस्तांबुल, और मॉस्को रूस, और उधर से जाता है आपका जर्मनी, रोटरडम, और ये है वेनिस। और वेनिस से ये क्या हो जाता है, समुद्री मार्ग हमको मिल जाता है। कुछ ऐसा ही चाइना बना रहा है। और उसके बाद में ये समुद्री मार्ग हमारा कहाँ कहाँ पर है चाइना का, देख लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा कि जो मलेशिया से होते हुए कुआलालंपुर और कोलंबो श्रीलंका और हमारा कोलकाता, कुछ ऐसा जुड़ाव रख रहा है ये चाइना। और नैरोबी केन्या अफ्रीकी देश है, और जिबूती, ठीक है। इन देशों में चाइना अपनी जो BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को बढ़ा रहा है। वन बेल्ट वन रोड, देख लीजिए। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो इकोनॉमिक बेल्ट है वो डॉट डॉट करके नहीं, डायरेक्ट मतलब लाइन खींची हुई है, और डॉट डॉट करके जो है आपका ये मैरीटाइम सिल्क रोड है, इनिशिएटिव है, ठीक है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका परिचय जानते हैं थोड़ा सा। कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी बहुआयामी विकास की रणनीति है। देखिए चाइना करता क्या है कि आपको लोन देता है, आपसे कहता है ठीक है आप विकास करो, खूब अपना खूब विकास करो। आपको कितना पैसा चाहिए, भर भर के, कहते हैं ना बोरा भर भर के पैसा देता है। मतलब जितना चाहो जितना ले लो, ले जाओ। पाकिस्तान को इतना इतना करोड़ों कर मतलब अरबों में दे देता कर्जा, ठीक है तुम ले जाओ बस। फिर आता क्या है, नंबर आता है खुद को बेचने का। नहीं तो तुम्हारा पोर्ट कहेगा बेटा दे दो हमें, नहीं तो हमारा दे दो कर्जा, जितना दिए हैं ब्याज सही। तो ऐसा करता है कि मतलब देशों के साथ में ऐसा करता है कि उनके पोर्ट जो बंदरगाह होते हैं, मुख्य बंदरगाह, उसको कहता है ठीक है हमारे अंडर में रहने दो, जैसे तुम्हारे अंडर में चल रहा है जैसे हमारे अंडर में रहने दो, चलने दो। लोग भी झांसे में आ जाते चाइना के, बस काम से गया। श्रीलंका के, है ना, और पाकिस्तान के। इस परियोजना को वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया चाइना के द्वारा, और किंतु चीनी प्रभुत्व के बजाय अधिक खुले और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कर दिया गया। इस पहल में दो प्रमुख घटक शामिल हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, मैंने आपको दिखाया भी था, और एक समुद्री सिल्क रोड था, उसको भी दिखाया था आपको। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मार्ग है सिल्क रोड, जो इकोनॉमिक बेल्ट है उसके बारे में जानते थोड़ा। यह घटक भूमि परिवहन मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे यूरेशिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। चाइना कहता है कि अगर हम इस बॉर्डर रोड इनिशिएटिव मतलब जो है इसको बना देंगे तो ये संपूर्ण पूरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और व्यापार से संबंधित जितने भी संबंध है ना हमारे और प्रगाढ़ हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। और समुद्री रूट से क्या कहना चाहता भैया वो,
समुद्री सिल्क रोड से कहना चाहता है कि यह बंदरगाहों, शिपिंग मार्गों और समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में समुद्री कनेक्टिविटी एवं सहयोग पर बल देता है और दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर के आसपास होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बीआरआई का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचे, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। इस पहल में रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और ऊर्जा बुनियादी ढांचे से सहित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भौगोलिक गलियारे, भूमि आधारित सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट विकास के लिए प्रमुख 6 गलियारों की कल्पना करता है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, सीपेक जिसको कहते हैं, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, और न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा, चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा, चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा, चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। ये 6 जो हैं इनके संबंध में बीआरआई से संबंधित हैं। प्रारंभ में बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार जो है BCIM आर्थिक गलियारा शामिल था। बाद में भारत ने चीन के पश्चिम में सिंजियांग से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के माध्यम से ग्वादर के अरब सागर बंदरगाह तक चलने वाले शिपिंग पर अपना विरोध जताते हुए बीआरआई में शामिल होने से परहेज कर दिया। भारत के भाग न लेने से BCIM जो गलियारा था बांग्लादेश, चाइना, भारत, म्यांमार वाला, उसको जो चलने वाले गलियारे का निर्माण जो था उसका रुक गया था और इसकी जगह बाद में लॉन्च किए गए चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को लॉन्च किया गया, क्योंकि चाइना में भी म्यांमार में भी आर्थिक संकट उत्पन्न चल रहा था और इसलिए वहाँ पर भी आर्थिक गलियारा मतलब चाइना ने बनाया। और आर्थिक प्रभाव इसके क्या देखने को मिल सकते हैं हमारे ऊपर, और बीआरआई से जुड़े देशों के व्यापार और निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप आपसी सहयोग की प्राथमिकता तथा नीतिगत लाभ प्राप्त हुए हैं। बीआरआई भागीदारों के साथ व्यापार में 6.4% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जो वर्ष 2013 और 22 के बीच 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। आप समझ सकते हैं कि बड़ा अमाउंट है ये। और बीआरआई पर भारत का रुख क्या है, भारत क्या कहता है इसके बारे में? भारत संप्रभुता और पारदर्शिता के आधार पर इस परियोजना का विरोध करता है। भारत ने वर्ष 2017 में वर्ष 2019 में चीन द्वारा आयोजित बीआरआई शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया और शंघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा जारी बीआरआई संयुक्त बयानों का समर्थन नहीं किया। जितने भी SCO के सम्मेलन में बैठे थे लोग, उनका जो बीआरआई के संबंध में बयान थे उसके बारे में भारत ने विरोध किया और SCO की मतलब जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में उसका समर्थन नहीं किया। और बीआरआई पर भारत की मुख्य आपत्ति है कि इसमें चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक जो शामिल है और पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है कि भारत का ये हिस्सा है। इसलिए चाइना को जो सीपेक की जो रणनीति है उसको छोड़ना चाहिए और भारत का जिस पर अधिकार है उसको वहाँ से हटना चाहिए चाइना को, जिसके बजाय भारत में अन्य कनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा दिया गया, जैसे वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी हम कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हैं, तो G7 की एक पहल है ये। और बीआरआई से संबंधित मुद्दे कुछ हैं। ऋण का बोझ हो सकता है इस पर। बीआरआई परियोजनाओं की ऋण स्थिरता और पारदर्शिता, विशेष रूप से कमजोर शासन, अधिक भ्रष्टाचार, कम क्रेडिट रेटिंग वाले देशों में भी ऐसा बीआरआई से संबंधित। भाई म्यांमार के पास क्या है? म्यांमार, बांग्लादेश जो इतनी सारी जनसंख्या लिए पड़ा है, उसके साथ में पाकिस्तान अभी हाल में कर्जा लिया था, कुछ ही दिनों पहले जो बाढ़ आ गया था पाकिस्तान में, IMF से कर्जा लेके आया पाकिस्तान, खुद को डूबने से बचाया। तो उसके पास क्या है जिसके साथ में तुम ऐसा कर रहे हो, ऋण बोझ। और कुछ आलोचकों ने चीन पर श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों को धन उधार देकर ऋण जाल कूटनीति में उन्हें शामिल
करने का आरोप लगाया है। ऐसा चाइना खूब करता है अपनी नीति में और अंततः ऋण चुकाने में असमर्थ होते और फिर चीन उन देशों की रणनीतिक संपत्तियों को जब्त कर लेता, बदले में उनसे राजनीतिक रियायतों की मांग करता है। कहता भैया या तो राजनीति में हमें आने दो, या तो आप हमारा कर्जा दे दो, या तो हम तुम्हारा जब्त कर लेंगे। क्या बंदरगाह? बीआरआई बहुपक्षीय पहल नहीं है, अधिकतर द्विपक्षीय परियोजनाओं का ही एक संग्रह है। मतलब ये बहुत ज़्यादा देशों की सहमति इस पर नहीं है, एक ही जो देश हैं जिन पर सहमति बनती है और चाइना बना देता है अपना रोड, और समन्वय और शासन संबंधी चुनौतियों को उत्पन्न कर सकता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जो बैंक है हमारी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोन देती देशों को, पहलों के विपरीत बीआरआई में एक केंद्रीकृत शासकीय संरचना का अभाव है, जिसमें मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक तनाव तो होगा ही। भारत चीन सीमा विवाद जैसे भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विवादों ने कुछ क्षेत्रों में बीआरआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। ये राजनीतिक तनाव पहल की प्रगति को कमजोर कर सकते हैं। पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, भू रणनीतिक चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। बीआरआई ने विशेष रूप से साझेदार देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रण के संबंध में भू राजनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। इन चिंताओं ने कुछ देशों को इस पहल में अपनी भागीदारी का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।